सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी और एम्स सीआरई एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और उसमें भी रिलेटेड टू जनरल केमिस्ट्री। क्योंकि जनरल केमिस्ट्री में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उससे सुपरफिशियली कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि आपको हर क्वेश्चन से जो 4 ऑप्शंस होंगे उन 4 ऑप्शन से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और जो हमारे पास सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम जितने भी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक and let's begin with the question number 1, that is the number of gram of solute per 100 ml of solvent is known as। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे और हर ऑप्शन को समझने की कोशिश भी करेंगे। क्लियर? चलो, the number of gram of solute per 100 ml of solvent is known as। is it known as normality? No। मोलैलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन। एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है। चलो, नॉर्मेलिटी जो है इसको हम एन से डिनोट करते हैं और ये होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। तो क्या ये सही ऑप्शन हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए होते हैं, ना कि नंबर ऑफ ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ ग्राम में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको पता रहना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको पता रहना चाहिए कि बैलेंसी फैक्टर क्या होता है, या फिर एसिड और बेस के लिए उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज योर मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और ये होती है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोलैलिटी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये भी हट गया, ये भी हट गया। ऑप्शन बचा तीसरा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को पहले ही करेक्ट कर चुके होंगे, बट समझाना पड़ता है ना, हर ऑप्शन को समझना पड़ता है। क्या पता नेक्स्ट टाइम आपसे ये यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए सारे ऑप्शंस पर ध्यान देंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो ध्यान से, जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 100 ml रिलेटेड चीज हो, पर 100 ml, पर 100 ग्राम, ठीक है, उस टाइप से अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना उसके आगे हमेशा आपको परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा। परसेंटेज 100 से तो निकालते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा वहां पर परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि जो समझदार बच्चा होगा वो यही देख के समझ जाता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml, दैट मींस परसेंटेज कहीं ना कहीं ढूंढता, वो ऑप्शन सी मारता और चला जाता। क्लियर? चलो, यानी कि अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मैंने इतने ग्राम 100 ml में डिसॉल्व किया है, तो इसको किस तरीके से डिनोट करोगे? तो आप बोलोगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा बहुत बार, या फिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो दैट मींस कि हाउ मेनी ग्राम इन 100 ml। जब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो तो समझ जाना हाउ मेनी ml इन 100 ml। ये दो टर्म्स होते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि यहां ग्राम की बात कर रहा है। अगर ये ml की बात कर रहा होता, द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो वो बात कर रहे होते हैं हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स एक मिक्सचर के अंदर, एक सब्सटेंस के मोल, दूसरे सब्सटेंस के मोल, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर दो सब्सटेंस है, ए
एंड बी। इसके कुछ मोल होंगे, इसके कुछ मोल होंगे, उसके हिसाब से हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे होंगे, ए अपॉन ए प्लस बी। बी के कितने होंगे, बी अपॉन ए प्लस बी। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो या फिर मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं। चारों ऑप्शन एक्सप्लेन्ड है, सही ऑप्शन आपको पता है, और उसके लिए आप कैसे पहचानोगे अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल रिएजेंट फ्रॉम विच सॉल्यूशन ऑफ अ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड इज नोन एज। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आपको पूछ रहा है कि उस केमिकल रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं जिससे जितनी चाहो उतनी कंसंट्रेशन बना सकते हो। मैंने सोचा कि मुझे 5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो मैं 5 मोलर ही बना लूं, ऐसा ना हो कि उसके अंदर इंप्योरिटीज हो। मैं सोच तो रहा हूं 3 मोलर बनाने का लेकिन बना हो 2 ही मोलर। क्या बोलते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को। अब याद आ गया होगा आपको कि हमने 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, दीज आर ऑफ हाई प्योरिटी, हाई प्योरिटी। तो इन पर हम क्या करते हैं, भरोसा कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मुझे 3 मोलर कंसंट्रेशन बनानी है और अगर मेरे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो वो 3 मोलर ही बनेगी। क्लियर बात। लेकिन अगर मेरे पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड अगर मेरे पास रहेगा तो मैंने सोचा कि मुझे 3 मोलर बनाना है, उसके हिसाब से वे किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 3 मोलर ही बनेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो 3 मोलर है कि नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज किया है तो मुझे स्टैंडर्डाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई। अगर मुझे किसी सब्सटेंस की रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनानी होगी तो मुझे क्या यूज करना होगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड मुझे यूज करना होगा। क्लियर है बात सभी को, क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइट्रेशन इन विच वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ द टाइट्रेशन मिक्सचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। आप जानते हो कि हम लोग इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शंस के अंदर यूज करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा हो, जहां इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा हो। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है, वह क्लियरली विजुअलाइज होता है कि हाँ टाइट्रेशन जो है वो हो गई है, तो यहां तो हम यूज नहीं कर सकते। एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए हमारे पास अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर शो करते हैं, तो हमको यहां पर भी इलेक्ट्रोड यूज करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम लोग मेटल की रिएक्शन कराते हैं, इंडिकेटर वहां पे हमारे पास अलग अलग होते हैं और उस मेटल इंडिकेटर और ईडीटीए के आपस में बीच में वहां घमासान होता है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, वाइन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो यहां भी हम लोग इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं करते हैं। बचा क्या, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ऑब्वियसली जहां पोटेंशियल का चेंज आएगा वहां पर हमको इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो रखनी ही पड़ेंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि वहां पर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मेजरली 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए जरूर उन 7 सीक्वेंस को पढ़ा होगा और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मिला होगा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि आपको 7 में से सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, और इनको किस तरीके से आप फिट करोगे एक साथ वो आपको एक्सप्लेन करना है। देख लो ध्यान से। पहला क्या ऑप्शन है, फिल्ट्रेशन डाइजेशन वॉशिंग, डाइजेशन फिल्ट्रेशन वॉशिंग, डाइजेशन वॉशिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन वॉशिंग डाइजेशन। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपके सामने स्टेप्स लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका होता है सैंपल प्रिपरेशन का। सैंपल प्रिपरेशन, सबसे पहले आप सैंपल प्रिपेयर करते हो। उसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का।
प्रेसिपिटेशन। तीसरा स्टेप होता है डाइजेशन। चौथा स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद होता है वॉशिंग। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए ना, 5। उसके बाद ड्राइंग एंड इग्निशन, और जो 7वां स्टेप होता है वो होता है यहाँ पर वेइंग और कैलकुलेशन। वेइंग एंड कैलकुलेशन। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यहां से कि सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा। पहले आपने सैंपल प्रिपेयर किया, फिर आपने उसको प्रेसिपिटेट कराया। प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होगा, वहां पर आप उसका डाइजेशन कराओगे। डाइजेशन के बाद उसका क्या करोगे, फिल्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद वॉशिंग करोगे। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है यहाँ पर। चले आगे बढ़े। आ जाओ बच्चा। हेमेटनिक्स आर यूज्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ। हेमेटनिक्स जो है वो किसकी डेफिशिएंसी में यूज होते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर और मैग्नीज। ठीक है, हेमेटनिक्स नाम समझ में आ रहा होगा। हीम जो वर्ड है, हीम, इट स्टैंड्स फॉर आयरन। ठीक है, और आयरन की जब कमी होती है बच्चा, उसको हम अनीमिया बोलते हैं, और अनीमिया के अंदर हम लोग हेमेटनिक्स लेते हैं। यानी कि हेमेटनिक्स प्रिपरेशंस जो होती हैं वो आयरन कंटेनिंग प्रिपरेशंस होती हैं। और ये कब ली जाएंगी? ऑब्वियसली जब आयरन की कमी होगी शरीर के अंदर, तभी तो ली जाएंगी। ठीक है, अनीमिया जिसमें कंडीशन होती है, इसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और आयरन की कमी के लिए हम लोग हेमेटनिक्स लेते हैं। और हेमेटनिक्स जो होती है वो आयरन कंटेनिंग प्रिपरेशंस होती हैं। यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? हेमेटनिक्स लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केमिकल्स और रिएजेंट दैट आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। वो केमिकल और रिएजेंट जो कि या तो किल कर दें या ग्रोथ को इनहिबिट कर दें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको हम एंटी फंगल बोलते हैं? नहीं। जो फंगस के अगेंस्ट में काम करे उसको एंटी फंगल बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं? यस। एंटीसेप्टिक बोलते हैं? नहीं। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं? नहीं। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? प्रोटीन कोगुलेंट्स होते हैं। प्रोटीन कोगुलेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स याद रखना। फिटकरी एग्जांपल हमेशा याद रखना। फिटकरी क्या करती है कि ये हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स को कोगुलेट करा देती है। इसलिए तो जब भी हम सलून जाते हैं, सलून के अंदर अगर मान लीजिए बियर्ड करवाते टाइम वहाँ पर कट लग जाए, तो जो बार्बर होता है क्या करता है, वहाँ पे फिटकरी को यूज़ करता है। क्योंकि फिटकरी के 2 यूज़ हो सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह भी काम करती है और एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करती है। क्योंकि एस्ट्रिंजेंट जो होते हैं वो प्रोटीन को कोगुलेट करा देते हैं। इसके सब पोर्स जो खुले हैं वो बंद हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। डैश are used to neutralize the excess amount of acid in the stomach। इन चारों में से कौन सा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को स्टमक में न्यूट्रलाइज कर सकता है? क्या वो प्रोटेक्टिव्स होते हैं, एसिडिफायर्स होते हैं, एड्सॉर्बेंट्स होते हैं, या फिर एंटा एसिड्स होते हैं? मैं चाहूंगा इसका आंसर तो जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब करेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखें। यहां पर इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए यार, है ना? इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बस समझा देता हूं और चारों क्या होते हैं, बट मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रोटेक्टिव्स जो होते हैं वो जब बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है स्टमक के अंदर, तो वो हमारी जो म्यूकोजल लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। म्यूकोजल लेयर को, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से म्यूकोजल लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके लिए हम प्रोटेक्टिव्स यूज करते हैं। एसिडिफायर्स क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन डेवलप हो जाती है एक्लोरहाइड्रिया, जब हमारे बॉडी मतलब स्टमक के अंदर एसिड बनना, प्रोड्यूस होना, रिलीज होना बंद हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। उसमें हम लोग एसिडिफायर्स यूज करते हैं। देन एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं? जो किसी चीज को एड्सॉर्ब करेंगे। मान लो किसी ने गलती से कोई ऐसी चीज खा ली जो कि एज अ पॉइजन एक्ट कर सकती है बॉडी के अंदर, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग एड्सॉर्बेंट्स देते हैं ताकि वो उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए पॉइजन और वो रिलीज हो जाए बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू।
ठीक है। लास्ट का बचा एंटासिड्स। एंटासिड्स जो होते हैं वो जब बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होने लगता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स यूज करते हैं। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट का है हमारे पास, ऑन हीटिंग सॉल्यूशन of silver nitrate in ammonia and the metallic silver collects on the walls of the vessel and appears in the form of mirror। अब याद आया बचपन में सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम टॉलेंस टेस्ट। पढ़ा है बचपन में, याद आया? टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको डिफरेंशिएट जब करना होता है तो हम सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यानी कि कौन देता है टॉलेंस टेस्ट? एल्डिहाइड्स देते हैं। कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड कौन है इसमें? एल्डिहाइड एक ही है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा यहाँ पर, क्योंकि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? स्टेनस फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड आर यूज्ड एज माउथ वॉश, एंटी कैरीज एजेंट, क्लीनिंग और पॉलिश एजेंट। देखो मैंने एक कहानी बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने सबने वो ऐड सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। वो एक्चुअल में क्या होता है हमारा, चलो उससे पहले एक चीज पूछ लेता हूं आप लोगों से। यहां पर आप लोग ब्रश करते हो, पेस्ट करते हो, सही? तो पेस्ट होता है आपका, टूथपेस्ट जो होता है आपका वो क्लीनिंग का तो प्रोसेस कंप्लीट करता ही है ऑब्वियसली। उसके अंदर क्या होता है, हम दांत की सफाई करते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन एक उसका एक और पर्पस होता है। क्या आपको पता है वो पर्पस क्या है? वो पर्पस होता है आपके जो माउथ के अंदर एसिड होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेस इन नेचर होता है। टूथपेस्ट जो है बेस इन नेचर है, और जो हमारे माउथ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। वो क्यों करना पड़ता है हमको ऐसा? क्योंकि जो हमारे दांत के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम एनेमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनेमल। दांत का सबसे ऊपर का हिस्सा, ऊपर एनिमल, जिससे आप काटते हो किसी भी चीज को, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है वो एनिमल होता है। और ये बना हुआ होता है बच्चा हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, हाइड्रोक्सी एपेटाइट केमिकल है ये इसका। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में या फिर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने लगता है। दैट मीन्स अगर मेरे माउथ की पीएच जो है वो एसिडिक रहेगी तो ये धीरे धीरे वहां से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये एनिमल वहां से हटेगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा? कैविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब वहां कैविटी बनेगी तो वहां पर जब खाना खाओगे तो खाना फंसेगा, खाना फंसेगा उस कैविटी के अंदर, तो वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप कीड़ा लगना बोलते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है इस चीज का। अब कैसे बचा जाएगा इस चीज से? इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड लाइक सॉल्ट्स जो हैं वो यूज करते हैं। स्टेनस फ्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, NaF सोडियम फ्लोराइड, ऐसा ही तो कुछ NaCl भी होता है। ये NaCl और फ्लोराइड, फ्लोराइड और क्लोराइड जो हो गए तो दोनों एक ही भाईचारे के हो गए ना, हेलोजेंस ग्रुप से रिलेटेड है। इसी चीज को उन्होंने क्या बोला, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, NaF यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके दांतों को मजबूती देता है। कैसे देता है मजबूती? कि जब आपका ये फ्लोराइड दांतों के पास जाएगा तो ये इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिलीज करके खुद वहां पर जुड़ जाएगा, फ्लोराइड आ जाएगा। और अब जब ये फ्लोराइड एपेटाइट बनेगा तो ये एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। यानी कि अगर आपके माउथ की पेच एसिडिक हो भी गई तो भी आपको कैविटी नहीं होने वाली। यानी कि सोडियम फ्लोराइड और सोडियम स्टेनस फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड जो हैं ये आपके कैविटी होने से बचाते हैं आपके दांतों को। यानी कि ये एक एज अ एंटी कैरीज एजेंट की तरह काम करते हैं। बात समझ में आई? कहानी समझ में आई सबको? एड वालों ने कहां से इस चीज को चुराया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
यहां से चुराया। Na सोडियम फ्लोराइड जो है इसको वो लोग बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। आपको लगता था NaCl के बारे में बोल, होता है NaCl भी डालते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने चुराया इस चीज से। मजबूती जो दांतों को देता है वो ये देता है, सोडियम फ्लोराइड। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? अब तो सब लोगों ने शादियों में इतना देख लिया ड्राई आइस को, सब लोगों को पता चल गया है कि ड्राई आइस क्या होती है। क्या नाइट्रोजन होती है? नहीं। ये होती है? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड? यस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, उसी को तो यूज करते हैं हम लोग। जब शादियों में जो धुआं निकालते हैं वो ड्राई आइस से तो यूज करते हैं हम लोग, इसी को तो यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ फ्यूरान इज, फ्यूरान का दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूरान का दूसरा नाम आपको बताने के लिए आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर जो हेट्रोएटम है वो ऑक्सीजन है, यानी कि आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन जो है उसके लिए आप ऑक्सा यूज करोगे, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है उसके लिए ओल यूज करोगे, और ये एक अनसैचुरेटेड रिंग है उसके लिए ई यूज करोगे। ये ए कट जाएगा क्योंकि 2 वोल साथ में नहीं आ सकते, इसका नाम बनता है ऑक्सोल। अब ये कैसे किया मैंने, इसके लिए एक टेबल आती है, वो समझाऊंगा मैं आपको जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। उसके अलावा भी आप जाओगे चैनल पे देखोगे हेट्रोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर्स की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वहां पे भी आप चाहो तो समझ सकते हो। ठीक है, चलो तो सही आंसर क्या होगा इसका? वो होगा ए, यानी कि फ्यूरान का जो दूसरा नाम होगा, जो उसका एक्चुअल IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, दैट विल बी ऑक्सोल, क्योंकि फ्यूरान जो है वो उसका एक कॉमन नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। पायरोल इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद अ 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग। बताइए कौन सा सही इसमें होगा? अब जिनको नहीं पता है पायरोल का स्ट्रक्चर तो बड़ी गंभीर समस्या है बच्चा, अगर आपको पायरोल का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, ये स्ट्रक्चर है पायरोल का। 1 2 3 4 5, कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है इसके अंदर। ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्या है। फिनोबार्बिटोन इज अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, इंटरमीडिएट और नन ऑफ दीज। कौन सा होगा सही ऑप्शन इसमें? लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है। देखो मैं आपके सिलेबस को टच कर रहा हूं, मैं आपको डेप्थ बता रहा हूं कि कहां तक आप जा सकते हो क्वेश्चंस को करने के लिए, कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं उस डेप्थ को टच कर रहा हूं आपकी। ठीक है, फिनोबार्बिटोन आप कहां पढ़ोगे? आप पढ़ोगे अपने सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर। मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे मैंने गियर जो है वो शिफ्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। फिनोबार्बिटोन, क्लियर? इसका क्लासिफिकेशन आप देखोगे बार्बिचुरेट्स का, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर बार्बिचुरेट्स का अगर क्लासिफिकेशन देखोगे तो इसको 3 क्लास के अंदर हम डिवाइड करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग, शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट। ठीक है, और फिनोबार्बिटोन जो होता है वो बच्चा लॉन्ग एक्टिंग होता है। फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर पेंटोबार्बिटोन आता है, अल्ट्रा शॉर्ट के अंदर हमारा हेक्सीटोन आता है। ठीक है, हेक्सीटोन उसके अंदर आता है। तो आपको याद रखना है कि फिनोबार्बिटोन इज अ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, ऑब्वियसली मैं आपसे स्ट्रक्चर्स भी याद करवाऊंगा, कि स्ट्रक्चर्स भी आपको पता रहने चाहिए कि कौन से ड्रग के लिए कौन सा उसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर याद करना एक एक करके। ये होता है आपका फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोबार्बिटोन। ठीक है, याद रख पाएंगे इसका?
फिनोबार्बिटॉन बार्बिचुरेट्स की कैटेगरी जो कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह काम करती है, और फिनोबार्बिटॉन जो है वो हमारा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होता है, और ये उसका स्ट्रक्चर होता है। याद रख पाएंगे इसको? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन इज यूज टू ट्रीट। क्लोरप्रोमाजीन जो होता है वो कौन सी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है? क्या इसको हम साइजोफ्रेनिया में यूज करते हैं, क्या इसको हम न्यूरोलेप्टिक्स में यूज करते हैं, क्या इसको एंजाइटी में यूज करते हैं, या फिर स्ट्रेस में यूज करते हैं? आप इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए, तब तक मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है, तो क्लोरोप्रोमाजीन जो है बच्चा, वो आपका यूज किया जाता है आपका साइजोफ्रेनिया के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट इज 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इज द केमिकल नेम ऑफ 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इज द केमिकल नेम ऑफ फेनिटोइन, बार्बिचुरेट्स, वेल्प्रोइक एसिड और नन ऑफ दीज। कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें? 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। चलो मैं बनाता हूं, शायद आपको फिर याद आ जाए। स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। शायद आपको याद आ जाए कि कौन सा बना रहा हूं मैं। बताइए आप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन ये भी आपने पढ़ा होगा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर ही। फेनिटोइन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा जाएगा, या फिर जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसके अंदर साइड इफेक्ट्स के रिलेटेड। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? इसका सबसे ज्यादा पूछे जाना साइड इफेक्ट वो है जिंजीवल हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं उसको? जिंजीवल हाइपरप्लेसिया। जिंजीवल हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या रखेंगे इसको? जिसको हम गम हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं, मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ आवर गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाना, गम हाइपरट्रॉफी, जिंजीवल हाइपरप्लेसिया। एक और होता है इसमें, बहुत बच्चों को याद होगा और हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दें उस चीज को, हिर्सुटिज्म, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी। हिर्सुटिज्म, दैट इज ऑल्सो साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रीनलिन इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय। एड्रीनलिन, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए? एड्रीनलिन जो है वो रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, गल ब्लैडर से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। नाम से भी समझ में आ रहा है एड्रीनलिन कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला जो कहां पे प्रेजेंट होता है? टॉप ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, उससे ये रिलीज होता है एड्रीनलिन। कहाँ काम करता है ये? जब भी हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एड्रेनलिन वहां से रिलीज होता है। कब रिलीज होगा सिंपैथेटिक सिस्टम? आप जा रहे हो और आपके पीछे कोई डंडा लेके दौड़ने लग जाए तो आपकी जो हार्ट रेट होगा एकदम से बढ़ जाएगा और आप तेज तेज और दौड़ने लग जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम पर क्या है, जरूरत है उससे एस्केप करने की, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे फियर में है। और ऐसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए बॉडी के अंदर आपका एड्रीनलिन रिलीज होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो या किसी से डर रहे हो तो आपका एड्रेनलिन रिलीज होगा। कहां से रिलीज होगा? एड्रेनल मेडुला से। एड्रेनल मेडुला कहां होता है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्सन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। डेप्सन जो ड्रग है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है? एंटी लेप्रोटिक, एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, या फिर एंटी नियोप्लास्टिक? एंटी नियोप्लास्टिक बताइए। अब बताइए, जब तक स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि सबसे आसान होता है वो स्ट्रक्चर। पता चला? ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है बच्चा, यहाँ पर फिनाइल रिंग, उसके बाद SO2, फिर फिनाइल रिंग, NH2 लगा हुआ है वहां पे पैरा पर, यहाँ पे भी NH2 लगा हुआ है। ठीक है, चले
अब आपको ये पता रहना चाहिए डेप्सन जो है आपने दो कैटेगरी के अंदर पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा एंटी टीबी में, और एक आप पढ़ोगे इसको क्योंकि ये मेजर ड्रग होती है एंटी लेप्रोटिक की तरह यूज करने वाली, यानी कि कुष्ठ रोग जो होता है उसमें जो ड्रग यूज होती है दैट इज योर डेप्सन। सो ऑप्शन जो ए जो है वो करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन वेनिसिंग क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, कोल्ड क्रीम, ऑप्थेल्मिक क्रीम। जो बच्चे अवेयर होंगे, जो सनस्क्रीन लगाते होंगे, उनको पता होगा कि TiO2 जो है वो एक यूवी रेज प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, यानी कि यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता है ये, तो इसीलिए जो TiO2 होता है उसको हम लोग सनस्क्रीन क्रीम के अंदर यूज करते हैं। वेनिसिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम के अंदर इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वेनिसिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम का पर्पस जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है पर्पस? वेनिसिंग क्रीम के नाम से समझ में आता है, क्योंकि ये लगाते ही दिखनी नहीं चाहिए हमारे फेस के ऊपर, वेनिस हो जानी चाहिए, लगा तो रहे हैं लेकिन दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमको खूबसूरत बनाने के लिए यूज की जाती है वेनिसिंग क्रीम। फेयर एंड लवली सब यूज करते होंगे, अब तो मेल में भी आती है, फीमेल में भी आती है। तो वेनिसिंग क्रीम जो होती है ये हमारी O/W क्रीम होती है, और जो हमारी कोल्ड क्रीम होती है इसका पर्पस होता है हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने का, जो हमारी ड्राई एयर होती है उससे प्रोटेक्ट करने का और उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने का। तो कोल्ड क्रीम जो होती है वो हमारी W/O क्रीम होती है, याद रखेंगे। सनस्क्रीन जो होती है इसके अंदर हम लोग TiO2 यूज करते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन का पर्पस होता है कि जो हमारी यूवी रेज आ रही हैं सन से, उससे हमारे स्किन के सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि एजिंग जो है वो हमारी उतनी आसानी से ना हो जाए, थोड़ा रोक देते हैं हम एजिंग को अपनी। सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन कंटेन्स, हमारे पास देखो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाइपोटोनिक हो सकते हैं और हाइपरटोनिक हो सकते हैं। टोनिक का मतलब याद रखना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, टोनिक मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सबका एक स्पेसिफिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को रखते हो किसी सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन बनता है वो, तो वो सॉल्यूट भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। जब आपको एडमिनिस्टर करना हो उस सॉल्यूशन को हमारी बॉडी के अंदर, तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और जब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विवेलेंट होता है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर उसका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, और अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक। तो हमारे पास 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड्स के लिए। बात समझ में आ गई? यानी कि इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो हाइपरटोनिक कहलाएगा, इससे नीचे अगर आप जाओगे तो हाइपोटोनिक कहलाएगा। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ये आइसोटोनिक होता है, 1.6% 0.9 से ज्यादा है यानी कि ये हाइपरटोनिक होगा, ये आइसोटोनिक होगा। ये 0.45 है, ये 0.09 है, ये दोनों हाइपोटोनिक होंगे। बात एकदम क्लियर हो गई होगी सबको, कौन सी चीज क्या कहलाती है। क्लियर ना बात एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन्स, जब आपको यह बात ना पता हो कि इंसान ने कौन सा पॉइजन खाया है, अगर आपको ये बात पता है पॉइजन कौन सा है तो आपके पास एंटीडोट भी होगा, आप ढूंढ भी सकते हो, मंगा भी सकते हो। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि उसने कौन सा पॉइजन खाया है, तो आप क्या करोगे? उस चीज के लिए एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है कि कोई भी पॉइजन खाया हो उसको दे दो और उससे वो इंसान को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसके लिए कुछ कुछ सब्सटेंसेस उसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड और चारकोल। ये तीनों के तीनों ही यूनिवर्सल एंटीडोट के अंदर होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर डी ऑप्शन, दैट विल बी योर डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए
केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, जो आपके जब चोट लगती है तो आपके जो अगर मान लीजिए कोई क्रैक आता है बोन्स के अंदर तो उसके लिए प्लास्टर लगाते हैं ताकि वो स्टेबल रहे वहां पे, ठीक है, उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, वो केमिकल फॉर्मूला आपको इन 4 ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O और कैल्शियम सल्फेट। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज योर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, डॉट हाफ H2O इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां पर एक और ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। कहां सुना होगा आपने जिप्सम वर्ड? आपने सुना होगा ये जब आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की होगी। सिलिका जेल जी, ये जो जी होता है इट स्टैंड्स फॉर जिप्सम दैट एक्ट्स एज बाइंडर, जो कि बाइंडर की तरह काम करता है। जब क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हो तो वहां पर जब टीएलसी प्लेट बनाते हो तब हमेशा सिलिका जेल जी यूज करते हो, क्योंकि प्लेट के ऊपर आपको उस सिलिका को रोकना है, ठीक है। दैट जी जो बाइंडर है आपका वो काम करता है आपके एज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। चले बच्चा आगे बढ़े। ओके, apparatus name used to perform limit test for arsenic is, आर्सेनिक के लिए कौन सा लिमिट टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं, कौन सा एपरेटस यूज करते हैं हम लोग? नेस्ले सिलेंडर, कोई भी आपका क्लोराइड वाला हो या फिर आपका आयरन वाला हो या फिर आपके सल्फेट वाला हो, तो इन सब को हम परफॉर्म करते हैं नेस्ले सिलेंडर के अंदर। लेकिन आर्सेनिक के लिए हम लोग अलग तरीके का यूज करते हैं। वो क्या होता है? दैट इज योर गुट जेट एपरेटस, दैट इज योर गुट जेट एपरेटस यूज करते हैं हम लोग टू परफॉर्म द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। अगर मैं आपसे पूछूं लेड जो मेटल होता है इसके लिए हम कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि लेड के लिए कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन नेम है, आप पता कर सकते हो उस चीज को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्सीन गैस इज कैरिड एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टू प्रोड्यूस येलो स्टेन। जब आप आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हो तो कैसे होता है? देखो कुछ एक इस तरीके होता है। ये एक हमारे पास गुडजेट एपरेटस है, मान लो मैं बना रहा हूँ उसे ड्राइंग ऐसे ही, और यहाँ से एक इस तरीके से पाइप निकलती है, यहाँ से आर्सेन गैस अंदर जाती है और यहाँ पर एक पेपर रहता है। तो ये गैस जो होती है इसके साथ जाकर यहाँ पर रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन से येलो स्टेन प्रोड्यूस होता है, येलो स्टेन प्रोड्यूस होता है। तो आपको बताना है कि ये जो पेपर होता है वो क्या होता है केमिकली। तो केमिकली मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है या फिर HCl होता है। केमिकली वो पेपर जो होता है दैट इज योर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, और वही रिएक्ट करता है आपके आर्सेन गैस के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। इनमें से कौन सी कैटेगरी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिलोंग करता है? मेडिसिनल गैसेस, डेंटल प्रोडक्ट्स, हेमेटनिक्स और एंटासिड्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वाला, क्या इसको हम मेडिसिनल गैसेस का यूज करते हैं? नहीं। डेंटल प्रोडक्ट्स नहीं। हेमेटनिक्स तो आयरन तो है ही नहीं भाई, तो क्या हो गया? एक ही बच्चा आपका एंटासिड्स। एंटासिड्स ऑब्वियसली हमने पीछे पढ़ा था कि जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड्स यूज करते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक एग्जांपल है एंटासिड्स का, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है इसके लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इज ट्रू अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी। इनमें से कौन सी थ्योरी आपको यह बताती है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं? आपने मेजरली 3 थ्योरीज पढ़ी होंगी एसिड और बेस के लिए। पहली अरेनियस थ्योरी, फिर बॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरी आपने लुईस थ्योरी पढ़ी होगी। अरेनियस थ्योरी जो होती है वो वाटर एज अ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, और यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर को ही। दैट मीन्स फिर तो आपको आंख बंद कर कर एक ही ऑप्शन चूज करना है, दैट इज योर ऑप्शन ए, अरेनियस थ्योरी।
क्योंकि अरेनियस थ्योरी ने ही ये बोला था कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में घोलने पर वो HN प्रोड्यूस करें, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करें। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ये बोलती है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सॉल्वेंट। देन लुईस थ्योरी ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन दे वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन ले वो एसिड। ये अलग अलग थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए, सो ये क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेकर आएंगे क्वेश्चंस की, तो वो आपकी एक स्पेसिफिक टॉपिक से होगी और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक का हम लोग रिवीजन करा देंगे और क्वेश्चंस को इसी तरीके से करेंगे प्रिपेयर कि आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सके। तो आई होप आज के क्वेश्चंस में आपको मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपने क्या क्या आज नई बातें सीखी, प्लस जितने भी ऑप्शंस थे उनमें से आपके कितने ऑप्शन सही निकले, यानी कितने क्वेश्चंस आपने सही से किए। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।